तो आज जिस टॉपिक को अपन देखने वाले हैं वो है पावर क्वेरी एडिटर। अब सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि ये होता क्या है पावर क्वेरी एडिटर। तो होता क्या है ये, किसी को कोई आइडिया? ये एक्सेल में भी था। हालांकि एक्सेल में कवर नहीं करते हैं क्योंकि एक्सेल में करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। मगर ये पावर बीआई में जो सेकंड स्टेप आती है, जैसे ही आपने डेटा लोड किया उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आती है, डेटा क्लीनिंग की। डेटा क्लीनिंग क्या होती है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है पावर क्वेरी एडिटर स्टार्ट करने से पहले। तो डेटा क्लीनिंग क्या होती है? हम्म, हाँ हाँ, डुप्लीकेट्स हटाना। तो ये जैसे अपने को डेटा मिलता है वो हर बार ज़रूरी नहीं कि एकदम एनालिसिस के लिए एकदम परफेक्ट है वो डेटा। कई बार हो सकता है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि प्रॉब्लम्स कैसी कि उसमें जिन चीज़ पे अपने को एनालाइज करना है उससे कई ज़्यादा कॉलम्स दिए गए हैं, तो अपने को एक्सेस कॉलम हटाने पड़ेंगे। अब किसी कॉलम में बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, उसमें नल वैल्यूज़ दी गई हैं, तो उसे कैसे ट्रीट करना है? क्या आप उसमें कोई वैल्यू फिल करना चाहते हो जहाँ पे नल है, या फिर उन रोज़ को रिमूव करना चाहते हो? आपको अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है और पर्टिकुलर सिर्फ एक सैंपल पे काम करना है, तो उसमें से क्या रिमूव करनी पड़ेंगी अपने को, एक्सेसिव रोज रिमूव करनी पड़ेंगी। तो ये जितने भी डेटा क्लीनिंग के टास्क होते हैं ये किसके थ्रू अपन परफॉर्म करते हैं? पावर क्वेरी एडिटर के थ्रू। अब बेसिकली अगर इसकी स्टार्टिंग से देखें तो होता क्या था। इसकी स्टार्टिंग से अगर देखें तो ये जो जितने भी डेटा क्लीनिंग के टास्क होते थे ये अपन ऐसे ही नहीं करते थे। ये मतलब स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। तो ये कैसे होते थे? एक लैंग्वेज के थ्रू होते थे, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कौन सी थी? वो एम कोड कहते हैं, एम कोड या एम लैंग्वेज। तो ये पावर बीआई में जितने भी टास्क होते थे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होते थे, उसमें नल वैल्यू रिमूव करना है सारे। मगर कई बार क्या होता था कि फेस करते थे, एक सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करते थे। कैसी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? जैसे नल वैल्यू रिमूव करना है, तो ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो अपन फेस करते हैं, जैसे रिमूव करना रहता है। तो क्या हुआ, हर एक चीज़ जो कोड रिपीट हो रहे थे कि यार यहाँ पे भी नल वैल्यूज रिमूव करनी है, यहाँ पे कॉलम रिमूव करना है, कॉलम को ऐड करना है, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो सिंपल टास्क थे इनको कोड की जगह क्या किया, उनमें एक बटन क्रिएट कर दिया गया जिसमें बटन का इस्तेमाल किया अपन ने, और वो कोड ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो जाएंगे। हालांकि ये दिखते नहीं है, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, मगर जो अपन इस्तेमाल करेंगे उसके बैकग्राउंड में चलते रहे, ये पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं पावर क्वेरी। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है, खोलते कैसे हैं पावर क्वेरी पे, और ये डेटा क्लीनिंग वाले टास्क कहाँ से आते हैं? तो जब अपन डेटा इंपोर्ट करे थे तो लास्ट टाइम वहाँ पे तीन बटन्स मिलती हैं, एक तो डायरेक्टली लोड की, एक ट्रांसफॉर्म की, और एक क्लोज की। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्म वाली जो बटन होती है वो अपने को पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाती है जहाँ पे अपन डेटा क्लीन करते हैं। तो उसके साथ साथ ओपन करते हैं। अपन ने क्या किया, एक ब्लैंक रिपोर्ट क्रिएट करी, और उसमें कौन सा डेटा इंपोर्ट करना है, जो भी मैंने व्हाट्सएप पे फाइल भेजी, तो उसको सब लोग डाउनलोड कर लेना और उसे अपन इंपोर्ट करते हैं। जैसे अपन डेटा लोड करते हैं अपने को कितने टेबल मिलते हैं इसमें? तीन टेबल हैं इसमें। कौन कौन से? एक तो ऑर्डर है, एक पीपल है, और एक रिटर्न है। ये जो ऑर्डर टेबल है इसके अंदर क्या क्या है?
जैसे फाइल का नाम है एक सुपर स्टोर, तो ये एक्चुअल में डेटा किसका है? एक ऑनलाइन सुपर स्टोर का डेटा है जो कौन सा प्रोडक्ट सेल करते हैं ऑनलाइन। तो इस डेटा में क्या है कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है, कौन से डेट को खरीदा, उसकी शिप कितने बार, उसकी शिपमेंट की डेट्स क्या थी, ऑर्डर प्लेस कब हुआ, मतलब पूरा जितना भी डेटा हो सकता है, फिर उस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी थी, ये सारा डेटा इसमें रहता है। इसमें दूसरा है पीपल टेबल, कि कौन से रीजन में कौन सा पर्सन है अलॉटेड वो एरिया को मैनेज करने के लिए। क्या ये वाला टेबल देख के बताओ उसमें कोई मिस्टेक दिख रही है क्या? इसमें कॉलम के नेम्स एकदम सही नहीं आ रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है, कॉलम 1 आ रहा है और कॉलम 2 आ रहा है, और उसके जस्ट नीचे वाली रो में लिखे हैं अपने कॉलम के नेम, तो कि क्या होना चाहिए, वो पर्सन होना चाहिए, और सेकंड वाला कॉलम कौन सा होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब अपने पास डेटा क्लीन ना है तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ता है, पावर क्वेरी एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अपन ये जो चीज़ें होती है उससे अपन डील कर सकें। सेम चीज़ अगर रिटर्न टेबल में देखें तो उसमें भी क्या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है क्या? रिटर्न टेबल में भी ऐसा ही है, जो कॉलम के नेम्स होने चाहिए थे वो ना होके क्या है, बाय डिफॉल्ट कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, और जो एक्चुअल कॉलम के नेम है वो तो फर्स्ट रो में लिखे हुए हैं। ऑर्डर टेबल में ये सारे जो कॉलम्स हैं इनमें एक जो पोस्टल कोड है उसमें भी कहीं ना कहीं एक क्या लिखा है, कौन सी वैल्यू, नल लिखा हुआ है। इसका मतलब वहां पे कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये नल होता क्या है एक्चुअल में? नल क्या जीरो होता है? नल मतलब जीरो? ऐसा नहीं होता, नल जीरो नहीं होता। क्या अगर एक स्पेस, खाली स्पेस भी अगर अपन ने टेक्स्ट का दे दिया तो वो क्या नल हो जाएगा? अगर जैसे किसी सेल पे मैंने क्लिक किया और उसमें स्पेस देके छोड़ दिया उसको, तो क्या उसमें कोई वैल्यू रहेगी या फिर वो नल रहेगा? वो नल रहेगा। आप क्या कहते हो, क्या सर, नल रहेगा? चाहे अगर वहां पे जीरो हो या स्पेस हो, वो वो नल नहीं रहेगा। नल मतलब वहां पे एक्चुअल में कुछ भी प्रेजेंट ना होना, और ये चीज़ एक प्रॉब्लम देती है क्योंकि जीरो भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो शो करता है। जैसे अगर मैंने शो करा कि किसी का एक्सपेंडिचर में जीरो है, तो एक्चुअल में वो कोई मीनिंग बता रहा है ना कि इसने एक्सपेंडिचर कुछ नहीं किया इसलिए वो जीरो है। और जो खाली स्पेस है वो भी एक एज अ कैरेक्टर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं, बस उसका कोई सिंबल नहीं होता, मगर वो भी बिल्कुल इतना ही स्पेस लेता है जितना ए बी सी डी जैसे होते हैं ना। तो एक स्पेस भी एक कैरेक्टर की तरह ही काउंट होता है। तो यहाँ पे जो नल लिखे हैं इनका एक्चुअल मीनिंग क्या है, कि वहाँ एक्चुअल में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। और जैसे डिस्काउंट वाला कॉलम देखो, डिस्काउंट वाले कॉलम में कैसी वैल्यूज लिखी हुई हैं, 0, 0.1। तो ये क्या बता रही है कि डिस्काउंट किस में होता है, कुछ परसेंटेज में होता है। अगर अपन कुछ खरीदते हैं तो उसमें कुछ परसेंट डिस्काउंट मिलता है, तो इसमें जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो परसेंटेज में होनी चाहिए थी, ना कि 0.1, 0.2 ऐसे करके। हालांकि परसेंट जो लिखते हैं नंबर्स में वो ऐसे ही लिखाता है, 0.1, 0.05। ये क्लियर है ना? अच्छा, अब ऐसी जब आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मिलेगी डेटा में, तो उसके लिए अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, फिर पावर क्वेरी एडिटर का। तो अपन क्या करते हैं, जितने भी डेटा अपने को पावर बीआई में लोड करना है वो सारे टेबल्स अपन ने सिलेक्ट कर लिए, और डायरेक्टली पिछली बार क्या किया था अपन ने, लोड किया था। इस बार क्या करेंगे, अपन ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे। जैसे ही अपन ट्रांसफॉर्म पे गए तो ये एक नई विंडो खुल जाती है, ये अपने को पावर बीआई पे तो लेके नहीं गया। तो ये क्या ओपन हुआ, ये ऊपर पढ़ सकते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ये वो जगह है जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपनी डेटा क्लीनिंग के जितने भी टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो
इसका इंटरफेस देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें होता क्या क्या है। सबसे ऊपर तो अपना वो ये टैब्स रहते हैं, जैसे पावर बीआई में थे, एक्सेल में थे, हर चीज़ में। और उसके नीचे क्या रहती है, एक पर्टिकुलर रिबिन होती है। रिबिन क्या करेगी, जो भी अपने डेटा क्लीनिंग के टूल्स हैं, मैंने बताया था ना अभी, जो भी अपन कोड करके जो डेटा क्लीनिंग के टास्क होते थे, उनको क्या किया उनने, एक टूल में कन्वर्ट कर दिया। और वो टूल कहाँ पे रहते हैं, अपने रिबिन पे। रिबिन के नीचे जो क्यूरीज लिखी हुई हैं, वो क्या बताती हैं, वो टेबल्स बताती हैं कि आपके डेटा में कौन कौन से टेबल्स हैं। जैसे अपने पास तीन थे तो इसमें तीन बताने लगा वो। उस पर जो सेंटर वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, वो डेटा को विजुअलाइज करता है कि एक्चुअल में अभी डेटा कैसा है, वो दिखाता है। उसमें भी मल्टीपल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपन, जैसे इस कॉलम के हेडर्स क्या हैं, उसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं। उसके बाजू में जो हेडर्स के जस्ट बाजू में एक आइकॉन है, जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी, ये क्या बता रहे हैं, उसका डेटा टाइप बता रहे हैं। और ये जो उसके नीचे डेटा रहता है, वो उसका डेटा का एक प्रीव्यू रहता है कि एक्चुअल में डेटा दिख कैसा रहा है। उसके राइट साइड में एक और सेक्शन होता है क्यूरी सेटिंग्स का। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें इसका नेम चेंज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टेबल का। और उसमें एक और चीज़ रहती है अप्लाइड स्टेप्स की। ये अप्लाइड स्टेप्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। वो क्या करता है, अब जैसे अपन ने डेटा क्लीनिंग किया, कई बार क्या हुआ, एक बहुत ज़रूरी कॉलम था, अपन ने जल्दी जल्दी में उसे डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, ऑफिस से निकाल देंगे अपन को। होगा कि नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन ना फेस हो, तो उसमें अपन क्या करते हैं, नॉर्मली अंडू करते हैं चीज़ों को, कि अपन ने कंट्रोल जेड दबाया और चीज़ें अंडू हो गई। तो पावर क्वेरी में ये अंडू वाला काम नहीं करता, ये कंट्रोल जेड। ये काम अपन किससे करते हैं, ये अप्लाइड स्टेप से। मतलब हर एक डेटा क्लीनिंग की अपन जो प्रोसेस रहेगी, वो हर एक एक स्टेप रहेगी। तो इससे क्या कर सकते हैं अपन, एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कंट्रोल जेड करता क्या है, एक स्टेप पीछे लेके जाता है। मगर पावर क्वेरी के जो ये अप्लाइड स्टेप वाला है, ये अपन ने पास्ट में कोई मिस्टेक भी करी होगी, उसे भी सही करने के इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। अपन अपनी लाइफ में तो कर नहीं सकते, मगर इसमें कर सकते हैं ज़रूर। ठीक है, अप्लाइड स्टेप्स का नीचे क्या बताता है, इसका एक सेक्शन, ये इधर से विजिबल ही नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि वो बताता है कि कितने कॉलम्स हैं आपके टेबल में और कितनी रोज है। बेसिकली 999 प्लस बता रहा है, क्योंकि 1000 रो से ज़्यादा है। और इसमें जो एक सैंपल जो आपको प्रीव्यू दिखता है, वो सिर्फ 1000 रो तक का दिखता है। ये अपन हालांकि अंदर से चेंज भी कर सकते हैं कि आपको पूरा डेटा है तो पूरा भी शो हो सकता है। इतना समझ में आया उसका प्रीव्यू। जैसे एक होम टैब है, एक ट्रांसफॉर्म टैब है, और क्या है, एक ऐड कॉलम टैब है। इनके पर्पस अलग अलग होते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा टूल्स यूज होते हैं, वो अपने को होम टैब में मिल जाते हैं। ट्रांसफॉर्म टैब में अपने को वो सारे टूल्स मिलते हैं जो डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चीज़ों को चेंज करना। मतलब पहले जो चीज़ थी, उनको चेंज करके कुछ और में कन्वर्ट कर देना। तो ये वाले जितने भी टूल्स रहेंगे, ये अपने एक्चुअल डेटा में चेंजेस करते हैं। ऐड कॉलम सुन के क्या लगता है, वो सारे टूल्स जो एक नया कॉलम क्रिएट करने में अपन इस्तेमाल करेंगे, वो सारे टूल्स का कलेक्शन कहाँ मिलेगा अपने को, ऐड कॉलम में। और एक और रहता है लास्ट में व्यू। व्यू किस काम आता है, ये जो अपने को डेटा का प्रीव्यू मिलता है, इसमें चीज़ें ऐड करना, रिमूव करने के काम आता है। जैसे अगर गलती से अप्लाइड स्टेप वाला सेक्शन अपन ने हटा दिया, तो क्या अप्लाइड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन बैक जा सकते हैं। वो चला गया तो अपन व्यू से क्या कर सकते हैं, जो भी चीज़ अपन को दिख रही है उसे अपन मैनेज कर सकते हैं कि क्या चीज़ हटानी है, क्या लाना है। तो ये क्यूरी सेटिंग्स पे अपन ने क्लिक किया और वापस वाला सेक्शन आ जाता है। इस पे जैसे फॉर्मूला बार है, ये अनटिक है। तो ये जो फॉर्मूला बार बाय डिफॉल्ट आप सबके में दिख रहा होगा, ये क्या बता रहा था, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, कि हर एक पावर क्लीनिंग की जो भी टास्क रहते हैं, वो बैकएंड में क्या पे हो रहे हैं, वो कोडिंग पे ही हो रहे हैं। तो ये फॉर्मूला, ये जो बार रहता है, जैसा बिल्कुल एक्सेल में रहता है, वो क्या बताता है कि कौन से कोड इसने इस्तेमाल करे जो डेटा को क्लीन करने में एक्चुअल में इस्तेमाल हुए। तो वो भी अपन इधर से डायरेक्टली देख सकते हैं, हालांकि अपन इसको देखने का कोई इस्तेमाल करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब जैसे, अब जो अपनी डेटा क्लीनिंग की प्रोसेस थी, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी अपन को, नल वैल्यूज थी, कॉलम नेम थे। अब जैसे अपने
ये जो पीपल टेबल था इसमें था, अपन ने देखा था कि कॉलम नेम ऐसे बता रहा है ये, और जो अपने मेन कॉलम के हेडर्स हैं वो कहाँ लिखे हैं, फर्स्ट रो पे। तो अपन क्या चाहते हैं कि अपनी जो फर्स्ट रो है वो एज अ हेडर इस्तेमाल हो जाए। तो ये डायरेक्टली अपन किससे कर सकते हैं, एक क्लिक, सिंगल क्लिक से कर सकते हैं। अपन होम पे टैब पे गए और यहाँ पे राइट साइड ये ट्रांसफॉर्म वाले सेक्शन पे आता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ये वाली बटन पे अपन ने जैसे क्लिक किया तो उसने पूरा टास्क परफॉर्म किया और जो अपनी फर्स्ट रो थी उसे हेडर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे अपन ने ये फर्स्ट स्टेप चेंज करी, अप्लाइड स्टेप में अपन देख सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। जैसे अपन ने इतने सारे चेंजेस तो नहीं करे, अपन ने तो एक सिंगल चेंज किया, बाकी सारे चेंजेस ये कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली भी करता है। जैसे ये सोर्स वाला है, ये एक्चुअल में सारे स्टेप अपन ने परफॉर्म करी हैं। सोर्स क्या बताता है, कहाँ से अपने फाइल को लाए, ये सोर्स आ गया। नेविगेशन, वो जो सेकंड विंडो थी जिस पर अपन ने टेबल सेलेक्ट करे, ये वो वाली स्टेप थी कि आपने कौन सा टेबल सेलेक्ट किया। चेंज टाइप, जैसे ही अपन डेटा को इंपोर्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, पावर बीआई ऑटोमेटिकली खुद से है ना हर एक कॉलम पे जाता है और देखता है कि इसमें डेटा कौन सा है। अगर उसमें नंबर्स मिलते हैं उसे, तो उसका डेटा टाइप क्या कर देता है, वो नंबर्स कर देता है। उसमें डेसिमल में वैल्यू मिलती है तो डेसिमल कर देता है, टेक्स्ट में मिलती है तो टेक्स्ट कर देता है, डेट मिलती है तो डेट पे कर देता है। तो ये स्टेप भी क्या होती है, ऑटोमेटिक होती है। तो ये उसने ऑटोमेटिकली परफॉर्म करी। उसके बाद ये जो फोर्थ स्टेप आई वो अपन ने करी। उस स्टेप का नाम क्या था, प्रमोट हेडर्स। तो उसने क्या करी, एक स्टेप क्रिएट कर दी, प्रमोट हेडर्स। जैसे अपन ने हेडर्स प्रमोट किए, उसके बाद ये फिर ऑटोमेटिकली ढूंढता है कि अच्छा हेडर्स चेंज हुए तो हो सकता है डेटा टाइप भी चेंज हुआ हो। तो उसने फिर से हर एक कॉलम पे गया और चेंजेस करे। जैसे क्रॉस का बटन आ रहा है, अपन ने इसमें रिमूव कर दिए। ये बिल्कुल वही काम हो गया अंडू का। अपने क्या हुआ है, हेडर्स रिमूव हो गए। अपन ने वापस इस्तेमाल किया तो अपने हेडर्स वापस क्रिएट हो गए। ये सेम चीज़ रिटर्न टेबल में थी, तो अब साथ साथ ये रिटर्न टेबल को भी फिक्स करके बताओ। इसमें भी सेम दिक्कत है, कर सकते हैं इतना। इसमें भी सेम चीज़ है कि जो अपने हेडर्स थे वो फर्स्ट रो पे लिखे हुए थे, अपने को क्या करना है, इनको चेंज करके एज अ हेडर इस्तेमाल करना है। वो कर सकते हैं, करके देखो। हो गए सबके चेंज। अपन ने दो टेबल का डेटा तो क्लीन कर दिया। अब कौन से टेबल पे आते हैं अपन, ऑर्डर्स टेबल पे। ये बाकी सब में भी दिखा रहा है कि इसमें भी जो फर्स्ट रोज हैं वो एज ए हेडर है। सबके उसमें हेडर्स होंगे क्या, ऐसे कॉलम में नहीं है। तो जैसे भी जैसे इसमें वाले में शो हो रहे हैं, तो इसमें क्या कर दिया अपन ने, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। तो ऑर्डर्स में क्या किया इसने, ऑटोमेटिकली प्रमोट हेडर्स करे और क्या किया, चेंज टाइप किया। इसके ऊपर जैसे अपन अब जब डेटा स्टडी करते हैं, अभी डेटा स्टडी क्या हो जाती है, जैसे अपन ने डेटा को इंपोर्ट किया उसके बाद अपनी स्टेप क्या रहती है, सेकंड वाली, कि अपन हर एक कॉलम को रीड कर रहे हैं और उसको देखें कि कोई चीज़ तो नहीं है इसमें, कहीं डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले तो देखना कि कॉलम हेडर का सही है इस्तेमाल हो, सही कॉलम हेडर का नेम हो। अगर गलत रहे तो अपन चेंज कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली उसके कॉलम हेडर पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या आ जाता है, अपन उसे एडिट कर सकते हैं। अब जो कॉलम हेडर है क्या वो सही डेटा टाइप में है या नहीं है, वो कैसे अपन चेक कर सकते हैं। ये उसके जस्ट साइड में जो आइकॉन है डेटा टाइप का,
उस पर अपन क्लिक करेंगे तो एक पूरी लिस्ट देता है, इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स रहते हैं। तो जो भी कॉलम में अपना डेटा रहेगा वो अप्रोप्रिएट डेटा टाइप में रहे, उसलिए अपन क्या सिलेक्ट करेंगे, उसका अप्रोप्रिएट डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। जैसे अगर अपने कॉलम में डेट्स लिखी हैं और वो एज अ टेक्स्ट दिख रहा है अपने को, तो उसको अपन चेंज करके किस में करेंगे, डेट में करेंगे। तो वो चीज़ अपन यहाँ से कर सकते हैं। सेम चीज़ होम रिबन पे, ये जहाँ पे यूज फर्स्ट वाइज हेडर था, उसके जस्ट ऊपर भी सेम ऑप्शन मिलेगा अपन को डेटा टाइप चेंज करने के लिए कॉलम का। कौन से ऑप्शंस नहीं आ रहे, ये कॉलम्स। हाँ वो अभी अपन उस पर आएंगे धीरे धीरे करके, आ जाएंगे, चिंता मत करो, ले आएंगे अपन उनको। अभी और चीज़ें देख लेते हैं कि अपने को यूजुअली क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है और अपन क्या क्या कर सकते हैं इस पर। अपन एक एक कॉलम को रीड करेंगे। इसमें अपन ने एक पोस्टल कोड वाला एक कॉलम था, जिसमें अपन ने क्या देखा था, कुछ नल वैल्यूज दिखी थी अपन को। अभी नल वैल्यू को ट्रीट कैसे करते हैं अपन, नल वैल्यू कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे अपन वो कॉलम है जिस कॉलम पे भी अपने को नल वैल्यूज मिलेगी, वो कॉलम अपन सिलेक्ट करेंगे और जस्ट जहाँ पे अपन ने होम रिबन पे यूज़ किया था यूज़ फर्स्ट रोज हेडर्स, उसके जस्ट नीचे मिल जाता है रिप्लेस वैल्यू का। ये बिल्कुल वही है एक्सेल का फाइंड एंड रिप्लेस जैसा, जिसमें अपन कोई वैल्यू फाइंड करेंगे और उसे अपन किस चीज़ से रिप्लेस करना है वो करेंगे। तो इससे अपन अगर कॉलम में कोई मिस्टेक है या फिर किसी का स्पेलिंग नेम मिस्टेक है तो वो भी अपन फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। उस पर अपन ने क्लिक किया, कॉलम सेलेक्ट किया और रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक किया, तो एक सिंपल सा एक बॉक्स आता है जिसमें पूछता है कौन सी वैल्यू आपको ढूंढनी है और कैसे रिप्लेस करनी है। अब अपन रिप्लेस तो कर देंगे, मगर ये पोस्टल कोड है, ये पोस्टल कोड होता क्या है, हाँ एक पिन कोड होता है ना, जैसे इंदौर का कुछ पिन कोड होगा। हाँ, तो हर एक लोकेशन का क्या होता है, एक पिन कोड होता है। तो अपने पास जैसे मल्टीपल कॉलम्स हैं, उसमें अपने पास उसके जस्ट बाजू में देखो एक सिटी का भी कॉलम है। मतलब अपने पास ऐसा तो है नहीं कि पोस्टल कोड ना होगा तो दिक्कत आ जाएगी, अपने पास सिटी है, अपने पास लोकेशन तो है, तो पोस्टल कोड उसका हो ना हो तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपन इस कॉलम को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो लोकेशन वाला काम है वो सिटी से हो रहा है अपना। मगर स्टिल अपन ये कॉलम को इस्तेमाल करेंगे कैसे, नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं वो सीखने के लिए। तो वो कैसे करेंगे अपन, उस पर कॉलम पे क्लिक किया और रिप्लेस वैल्यू। अब फाइंड क्या करना है अपन को, अपने को नल फाइंड करना है। तो अपन ने क्या लिखा, नल। अब अपन उसे रिप्लेस किससे करें, अब अपने को तो नहीं मालूम वो एड्रेस एक्चुअल में है कौन सा। अभी अपन फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं। जिससे अपन ओके क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी उसे नल वैल्यूज मिलेगी वो क्या कन्वर्ट हो गई, जीरो पे। ये जीरो पे अपन ने कन्वर्ट कर दी, तो उसने क्या किया, सारी वैल्यूज कन्वर्ट कर दी। अब जैसे एक कॉलम ही अपने को नहीं चाहिए, तो इस कॉलम को क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। वो रिमूव कैसे करेंगे अपन, जैसे इस कॉलम पे अपन राइट क्लिक करते हैं, उस पर अपने को मल्टीपल ऑप्शंस की वो मिलती है, उसमें सबसे ऊपर ही मिलता है क्या, रिमूव। रिमूव क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कॉलम जितने भी आपने सिलेक्ट करें उसे रिमूव कर देगा। इसे अपन ने रिमूव किया, एक अप्लाइड स्टेप ऐड हो जाती है, रिमूव कॉलम्स, और वो जो कॉलम था वो अपने डेटा से रिमूव हो जाता है। इतना करके देखो थोड़ा। नल को किसी से भी रिप्लेस कर सकते हो, तो बस सीखने के लिए है। या तो जीरो से कर दो, या जो आपको वैल्यू से रिप्लेस करना है उससे कर सकते हैं। कैसा क्लोज करेंगे अपन, हाँ ये अप्लाइड स्टेप पे जो
क्रॉस का साइन है, अगर अपन उस पर क्लिक कर देते हैं तो क्या वो अंडू हो जाएगा और अपना कॉलम अपने को वापस आ जाएगा। हम्म। अब अपन बाकी चीज़ देख लेते हैं कि पावर क्यूरी में अपन कर क्या क्या सकते हैं। अपने पास टूल कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं। जैसे अभी फिलहाल में तो डेटा पूरा क्लीन है, मगर अपने को अगर टूल्स पता रहेंगे तो अगर इन फ्यूचर आपने कोई सा डेटा ऐसा मिला जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था, तो आपको पता तो होगी कौन सा टूल इस्तेमाल करूँ मैं पावर क्यूरी का, तो उसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब वो टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे होम रिबिन पे सबसे पहले जो अपने पास ऑप्शन आता है वो क्या करता है, वो जितने भी चेंजेस अपन ने करे हैं डेटा पे वो उन्हें बिल्कुल सेव करने का और क्लोज करने का काम करता है। मतलब अपन ने जितने भी अपन फाइल सेव करते हैं तो जितने भी चेंजेस करते हैं वो सेव हो जाते हैं। पावर क्यूरी में जितनी अपन क्लीनिंग करेंगे वो पूरी क्लीनिंग क्या हो जाती है, सेव हो जाएगी उस फाइल में। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सारी। उसमें 3 ऑप्शन रहते हैं, क्लोज एंड अप्लाई, जितने चेंजेस करें उन्हें अप्लाई करो, और क्या पावर क्यूरी को क्लोज कर दो। जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे अपन पावर क्यूरी से एंड हो जाएंगे और कहाँ चले जाते हैं, सीधा पावर बीआई पे। क्लोज क्या करेगा, डायरेक्टली बिना कुछ चेंजेस अप्लाई करे क्लोज कर देगा। अप्लाई क्या करेगा, जितने भी अभी तक चेंजेस करें वो अप्लाई कर देगा और एप्लीकेशन को बस ओपन रखेगा कि आप फर्दर और चेंजेस करना चाहते हो। अब जैसे अपने पास ये 3 डेटा है, अपन चाहते हैं कि अपनी एक और फाइल को इंपोर्ट करना है अपन को, तो वो सारे ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं अपने को, न्यू सोर्स से। न्यू सोर्स पर अपन क्लिक करेंगे और जैसे अपन पावर क्यूरी में डेटा एंटर करते हैं ना, डेटा को नेविगेट करके लाते हैं, बिल्कुल इससे अपन एक और फर्दर टेबल्स इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर आ जाता है यहाँ पे चूज कॉलम्स। चूज कॉलम में अपन क्या करेंगे, अपने अपने पास जैसे मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो मैंने बताया था कि हर बार ऐसा जरूरी नहीं होगा कि आपको एनालाइज करने तो सारे कॉलम इस्तेमाल करने पड़े। अपन कुछ कॉलम रिमूव कर सकते हैं, मतलब अननेसेसरी कॉलम जो अपने को जरूरत नहीं हो। हालांकि ऐसा अपन करेंगे क्यों, हाँ, अननेसेसरी अगर अपन लेके भी आ गए तब भी वो आ तो जाएगा, मगर इसमें प्रॉब्लम मेन क्या आती है कि अभी तो फाइल अपने पास क्या है, सैंपल है, छोटी है, मगर अपने पास जब बहुत लार्ज अमाउंट पे डेटा रहेगा तो अगर वो थोड़ा सा भी कम होता है तो उससे क्या अपनी रिपोर्ट की परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, और डेटा को एनालाइज करने पे जो भी स्टेप्स अपन अप्लाई करेंगे वो बहुत फास्ट हो जाते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं कि जितना भी अननेसेसरी डेटा है उसे इंपोर्ट ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। ये कर सकते हैं अपन। जैसे अपन चूज कॉलम पे क्लिक करते हैं तो क्या देता है, अपने को लिस्ट दे देता है, जितने कॉलम चाहिए अपन को सिलेक्ट किए और हटा दी। जैसे अभी अपन ने ये रिप्लेस रिमूव कॉलम को किया था, अपन उसे सेम यहाँ से भी कर सकते हैं। सेगमेंट के नीचे पोस्टल कोड मिला, अपन उसे अनटिक कर दिया तो क्या करेगा, उस कॉलम को रिमूव कर देगा। तो ये इससे भी अपन सेम चीज कर सकते हैं। रिमूव कॉलम भी कॉलम रिमूव करने का काम करता है। अपन जैसे मल्टीपल कॉलम्स एक साथ रिमूव करने तो सारे कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करे अपन ने, और क्या किया, रिमूव कॉलम्स। और एक और ऑप्शन होता है रिमूव अदर कॉलम्स। ये क्या करेगा, जितने भी अपने को जरूरत है उतने सिलेक्ट करें और उस पर क्लिक किया तो जितने सिलेक्टेड हैं वो तो रहेंगे और बाकी के सारे डिलीट हो जाएंगे। सिंपल ये दोनों ऑप्शन भी। रिमूव रोज क्या करेगा, सुन के ही समझ में आता है कि वो कौन सी रोज रखनी है आपको और कौन सी डिलीट करना है, उसलिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको ऊपर की टॉप रोज रखनी है, मतलब ऊपर की सिर्फ 500 रोज पे काम करना है एज अ सैंपल, सेम बॉटम और बीच बीच की। दूसरी क्या है, कीप डुप्लीकेट्स, मतलब अगर आपको देखना है कि आपके डेटा में डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो कौन कौन सी है, तो अपन उस पर बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। अगर कोई एरर है तो वो भी चेक कर सकते हैं। ये कीप रोज में, कीप रोज मतलब इतनी रोज आपको रखनी है। सेम ऑप्शन अपन को कहाँ मिलते हैं, एरर्स कैसे, जैसे एक्सेल में एरर्स आते थे ना अपने,
अपन जब कोई वैल्यू को डिवाइड करते थे जीरो से, तो ये सारी वैल्यूज क्या होती है, कुछ ना कुछ एरर होती हैं ये। तो अगर अपनी पूरी की पूरी रो में अगर कुछ ना कुछ एरर्स हैं तो उन्हें रिमूव करने का काम करेगा। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं लेगा। फॉर्मूलेज ऐसा कह सकते हैं, जब जैसे एरर वैल्यूज रहेंगी ना, तो वो पावर बीआई क्या बताता है, एरर करके छोटा सा कोड रहेगा, वो हर तरफ दिखेगा आपको। अगर ऐसा कोई डेटा जाता है तो उसे रिमूव करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई सा भी डेटा जो ये रीड नहीं कर पाया उसके लिए वो एरर होगा। ठीक है। ये जो रिमूव रोज है उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपके डेटा में डुप्लीकेट रोज हैं तो उसे रिमूव करने का काम करता है। ये डुप्लीकेट रोज रिमूव क्यों करते हैं, और उसका होती क्या है डुप्लीकेट रिमूव रोज। हाँ, जैसे कि अगर एक रो है उसमें 12 कॉलम्स हैं, उसमें 11 कॉलम की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, वैसे 12th कॉलम की वैल्यू एक थोड़ी सी आगे पीछे है, तो क्या वो डुप्लीकेट रो काउंट होगी? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वैल्यू अलग है। इसका मतलब कितने ही कॉलम है, अगर एक भी कॉलम की वैल्यू अगर डिफरेंट है तो वो डुप्लीकेट रो नहीं रहेगी। डुप्लीकेट रो तब कहलाती है जब पूरी की पूरी कॉलम्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो। अब जैसे में एग्जैक्टली सेम हुई तो उससे प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी? अगर एक ही ऑर्डर का जो, मतलब परचेज तो एक ही ऑर्डर हुआ, मगर उसकी रो कितनी बार रिपीट हो गई, 5 टाइम रिपीट हो गई। तो जब मैं सम ऑफ सेल्स करूंगा तो जो प्रोडक्ट सिर्फ एक बार आना चाहिए था वो कितनी बार आ जाएगा, 5 टाइम। तो ऐसी प्रॉब्लम ना है, इसलिए अपन क्या करते हैं, रिमूव डुप्लीकेट रोज करते हैं। ये स्टेप मतलब एक होनी ही चाहिए अपने डेटा में। रिमूव ब्लैंक रोज, ये क्या करेगा, अगर कोई रोज कंप्लीटली ब्लैंक है, मतलब पूरी की पूरी रो में नल वैल्यू है, तो उन्हें रिमूव करने का काम करता है। और रिमूव एरर्स, अगर कोई सी रो में एरर है तो वो रिमूव करता है। अपन ने एक्सेल में सॉर्टिंग पढ़ी थी। सॉर्टिंग क्या करती है, बस डेटा को अरेंज करने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं। सेम ऑप्शन यहाँ पे भी है, अगर किसी कॉलम के बेस पर अपने को सॉर्ट करना है तो अपन ने कॉलम सेलेक्ट किया और अपन उसे सॉर्ट कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में। स्प्लिट कॉलम क्या करेगा, किसी भी कॉलम को स्प्लिट करने का काम करेगा। बिल्कुल वैसे ही एक्सेल में टेक्स्ट टू कॉलम पढ़ा है ना। टेक्स्ट टू कॉलम एक डिलीमीटर के इस्तेमाल से क्या करता है, एक कॉलम की वैल्यूज को सेपरेट करता है। इसका यूज केस कैसा रहता है, जैसे अपने पास फुल नेम है, मगर अपन को डेटा में चाहिए कि नहीं, एक कॉलम क्या रहे फर्स्ट नेम का रहे और सेकंड कॉलम क्या रहे सेकंड नेम का। इसमें जैसे कस्टमर नेम है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक कॉलम फर्स्ट नेम का रहे और एक कॉलम लास्ट नेम का। तो अपन ने उसे सिलेक्ट किया और क्या किया, स्प्लिट कॉलम। अब इसमें मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, उसमें अपन किसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, स्प्लिट बाय डिलीमीटर। जैसे अपन ने डिलीमीटर लिया, तो वो डिलीमीटर कुछ भी हो सकता है। हो सकता है हाइफन से किसी चीज़ को डिवाइड किया हो अपन पे, कुछ लेफ्ट तरफ का चाहिए वो, तो अपन क्या कर सकते हैं, डिलीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस लिस्ट में नहीं है तो अपन कस्टम भी उसका दे सकते हैं। बिल्कुल देखा लग रहा है, बल्कि है वो टेक्स्ट टू कॉलम का ही काम। अब ये वाला रहता है लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर, राइट मोस्ट डिलीमीटर और ईच अकरेंस ऑफ डिलीमीटर। लेफ्ट मोस्ट मतलब लेफ्ट साइड से वो रीड करना का स्टार्ट करेगा, तो जो भी सबसे पहले डिलीमीटर आया उस पर उसने दो डिवाइड कर देगा। राइट मोस्ट वाला सबसे राइट साइड में आएगा तो डिवाइड करेगा। और ईच अकरेंस, अगर एक नेम में दो बार स्पेस आ गया, मतलब उसका एक मिडिल नेम भी हुआ, तो वो क्या 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा डेटा को। अपने को अभी सिर्फ लेफ्ट वाला नेम ही चाहिए, तो अपन ने लेफ्ट में सेलेक्ट कर लिया और फिर अपन क्या कर देते ओके। इसी पर ओके पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाता है, अपने को एक कस्टमर नेम .1 और .2 करके उससे 2 कॉलम क्रिएट कर दिए। इसमें क्या है, सिर्फ फर्स्ट नेम है और इसमें क्या है, सिर्फ लास्ट नेम। इतने थोड़े बहुत ट्राई करके देखो, सॉर्ट करके, कॉलम रिमूव करके, क्योंकि अभी तो डेटा में कुछ क्लीन तो करना नहीं है, मगर ऑप्शंस कहाँ पे हैं वो हैंडी हो जाएगा चीज़ें।
और ये जो कस्टमर आईडी वाला जो कॉलम है, इसमें स्टार्टिंग में एक कोड लिखा हुआ है और उसके राइट साइड में क्या लिखा है, एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो स्टार्टिंग का कोड है ये ए और बी, ये तो मतलब नेम का है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ये जो कस्टमर आईडी का जो कॉलम है, इसमें हर एक की एक एक आईडी है कस्टमर आईडी, उसमें ये क्या है, ए और बी, उसका नेम है, फर्स्ट कैरेक्टर और उसके लास्ट कैरेक्टर। अगर मेरे को चाहिए एनालिसिस में कि सिर्फ इसका कोड आ जाए नंबर, तो वो निकाल सकते हो स्प्लिट कॉलम करके, वो करके देखो। सिंपल ही रहेगी पावर क्वेरी, मगर कौन से टूल कहाँ पे रहेंगे बस ये जानना जरूरी होता है अपन को। और ये जो कस्टमर नेम है उसको भी स्प्लिट करना है कि फर्स्ट नेम अलग हो जाए और लास्ट नेम अलग हो जाए। हम्म। अब वो कोड किस तरीके से जनरेट किया वो तो नहीं पता, ये सैंपल डेटा है। इसमें डिलीमीटर क्या ले लिया अपन ने, बस एक हाइफन ले लिया और वो कॉलम क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा आराम से। अभी जो ग्रुप बाय क्या करता है, बस ये किसी का भी ग्रुप क्रिएट करता है। हालांकि ये ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे अपन, जब अपन रिपोर्ट क्रिएट करते हैं तो जैसे अपन कॉलम लेते हैं एक टेक्स्ट वैल्यू में और फिर एक न्यूमेरिकल कॉलम लेते हैं, तो जैसे वो एनालाइज करता है बिल्कुल सेम काम वो ये करेगा, मगर करेगा क्या, डिफरेंस क्या रहेगा, ये पूरे डेटा को ही चेंज करके क्या करेगा, सिर्फ वो ग्रुप रख लेता है। नेक्स्ट वाले तीनों देख लिए डेटा टाइप चेंज करने के लिए, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स और रिप्लेस वैल्यू। अब ये जो आखिरी के दो हैं ये किस काम आते हैं, इसमें लिखा है मर्ज क्वेरीज और अपेंड क्वेरीज। ये दोनों होती क्या है, ये मर्ज क्या होता है और अपेंड क्या होता है इन इंग्लिश इन जनरल। दो चीज़ों को ज्वाइन करना वो मर्ज हो जाता है, और अपेंड करना क्या होता है, नहीं, अपेंड कुछ और होता है। हाँ, अपेंड करना कुछ प्लस करने जैसा तो होता है, मगर डेटा में मर्ज करना और डेटा में अपेंड करने का क्या हो जाता है सीन। हाँ, जैसे अपने पास दो टेबल्स थे, अब अपन चाहते हैं कि उन दो टेबल्स को अपन क्या करें, सिर्फ एक सिंगल टेबल की तरह यूज़ करें, तो अपन उस पर क्या कर सकते हैं, उसे मर्ज कर सकते हैं। मर्ज कैसे होगा, एक सिंगल कॉलम जिसमें दोनों में सेम रहेगा उसके थ्रू वो मर्ज हो जाते हैं। और ये अपेंड क्या करता है, अपेंड एक टेबल के ऊपर जस्ट एक दूसरा टेबल को अरेंज कर देता है। अपेंड करना मतलब उसके ऊपर रख देना। दूसरी फाइल, हाँ, हालांकि अपेंड ऊपर तो नहीं रखता, उसके नीचे से जोड़ता जाता है। ये चीज़ पाइथन पे भी आएगी, अपेंड करना, लिस्ट में वैल्यूज को अपेंड करना। हाँ, इसका देखो एग्जांपल दूंगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। अब जैसे आपका जहाँ पे भी आप काम करने गए वहाँ पे क्या मिला आपको, डेटा मिला, मगर वो कंपनी कैसे डेटा स्टोर करती थी कि हर एक ईयर की एक सेपरेट फाइल बनाती थी। एक एक्सेल फाइल बनाई उसने क्या, ईयर 2015 की। अब सेकेंड ईयर आया, उनने फिर से एक और फाइल बना दी। अब सारी फाइल में एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और सेम डेटा है, मगर क्या डिफरेंट फाइल्स हैं हर एक ईयर की। तो अगर अपन डिफरेंट फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो अपन एनालिसिस नहीं परफॉर्म कर सकते। अब ईयर का एनालिसिस कैसे करेंगे, उसके लिए अपन क्या करते हैं, पूरे डेटा को एक ही फाइल में कंबाइन करने के लिए तब क्या इस्तेमाल करेंगे अपन, अपेंड का। अपेंड की एक रिक्वायरमेंट ये रहती है कि नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए दोनों डेटा फाइल पे, और जो भी अपेंड कर रहे हैं वो जो कॉलम की पोजीशन पे जो डेटा टाइप भी है वो भी सेम होना चाहिए। तीन साल का तो चल रहा है, चौथे साल में 366 डेज होगा, लीप ईयर आता है। हाँ, तो एक कॉलम बढ़ जाएगा,
हाँ मतलब अगर एक कॉलम उसमें क्रिएट होगा तो वो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देगा। फिर एडजस्ट यहाँ पे तो नहीं होगा, हालांकि यहाँ पे भी हो जाएगा। जैसे आपने तीनों सेपरेट टेबल लिए, फिर पावर क्यूरी में क्या किया, सारे कॉलम रीड करें कि हाँ ये सारे तो सिमिलर हैं, और ये एट्थ वाला कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपने उस एक्स्ट्रा वाले को रिमूव कर दिया। हालांकि वो तो रियल केस सिनेरियो पे रहेगा कि आप रिमूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, मगर इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि सारे कॉलम्स एक तो क्या होने चाहिए, सेम डेटा टाइप के और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, तो फिर वो अपेंड कर देता है। मर्ज क्वेरी क्या करेगी, अपने को दो टेबल को जोड़ना है तो वो मर्ज का काम करेगी। अब चलते हैं मतलब ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर, कि इसके अंदर कौन कौन सा अपने को टूल्स मिलते हैं जिनका अपन यूज कर सकते हैं। इस पे भी सेम है ग्रुप बाय। वो क्या करेगा, डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा और ग्रुप्स क्रिएट कर देता है। हालांकि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर अपने को ग्रुप क्रिएट करना है, रीजन वाइज सेल्स देखनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं और रीजन वाइज सेल्स कर सकते हैं। और इसमें अगर अपन इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, अपन ने अगर देख लिया क्या, रीजन, और उसमें बेसिकली काउंट है। काउंट क्या कर रहा है, उसकी रोज काउंट कर रहा है। मगर अपन कोई सा भी कॉलम पे या फिर कुछ पे भी ग्रुप बाय इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, पूरे का पूरा डेटा को हटा देगा और क्या रखेगा, जितने भी आपने ग्रुप क्रिएट किए हैं। हालांकि ये काम जो है, ये क्या किया उसने, हर एक रीजन वाइज उसका काउंट किया कि हर एक रीजन में कितने ऑर्डर्स आए थे, तो उसने रोज काउंट करी उसकी। मगर हालांकि ये काम किससे कर सकते थे, तो अपन डायरेक्टली टेबल क्रिएट करके कर सकते थे, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा यूज होता नहीं है और अपना डेटा भी पूरा लॉस हो जाता है इसमें। इसलिए अपन वाले ऑप्शन को इस्तेमाल ना करके क्या करते हैं, फिर टेबल्स क्रिएट कर लेंगे अपनी रिपोर्ट पे। यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, सेम वही काम करता है। ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, अगर आपको डेटा हॉरिजॉन्टल में आ गया और आपको वर्टिकल पे काम करना है, क्योंकि पावर क्वेरी, पावर बीआई वर्टिकल पे काम करती है, तब अपन इसका यूज कर सकते हैं। रिवर्स रो, हालांकि ये कोई काम का रहेगा नहीं, वो रोज को रिवर्स कर देगा, जो रोज नीचे रहेंगे उन्हें ऊपर कर देगा। काउंट रोज क्या करता है, जितनी भी रोज रहेंगी उन्हें काउंट करेगा, जैसे अपन ने उस पर क्लिक किया। मगर अपन क्या ट्रांसफॉर्म के अंदर है, तो वो क्या करेगा, डेटा में चेंज करेगा, और उसने काउंट करके आपको रोज तो दे दी 3828, मगर अपना पूरा का पूरा डेटा क्या कर दिया उसने, हटा दिया, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करके सिर्फ उसने वो एक पर्टिकुलर नंबर रखा। हालांकि ये तब हैंडी हो जाता है जब अपने को देखना कि अच्छा रोज कितनी है मेरे डेटा पे, वो चेक करना। फिर अपन ने क्या किया, रिवर्स चले गए और अपने डेटा को वापस ले आए। फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसमें डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट डेटा टाइप क्या करेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हर एक कॉलम के अंदर की वैल्यू को डिटेक्ट करके उसके बेस पे वो डेटा टाइप चेंज कर देता है। रीनेम, अच्छा मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं, मतलब ये जो सेम ऑप्शन जो है ना अपने पास, वो लिमिटेड ही हैं, बस वो हर जगह पे अलग अलग बार रिपीट हुए हैं, इसलिए अपने को ऑप्शन तो इतने सारे दिखते हैं मगर क्या है, वो रिपीटेड है। जैसे यहाँ पे भी रीनेम कर सकते हैं अपन, डायरेक्टली डबल क्लिक करके यहाँ से भी रीनेम कर सकते हैं, और इस कॉलम पे राइट क्लिक करते हैं तो क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पे भी एक रीनेम का ऑप्शन है, तो अपन ये जो राइट क्लिक करके जितने भी ऑप्शन है, देखो ये सारे हैं ना जो रिबिन पे हैं वही सारे हैं। रिप्लेस वैल्यू भी है, अपन फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ से भी कर सकते हैं। एक ये फिल वैल्यू है, ये फिल क्या करता है, फिल बिल्कुल लगभग वैसे ही है। ये जैसे अपन ने किसी टेबल पे नल वैल्यूज आई थी अपनी, हाँ जैसे क्या है, ये रिमूव अदर कॉलम्स, रिप्लेस वैल्यूज, चेंज टाइप,
जैसे अपन उसकी पुरानी वाली स्टेप पे अपन ने क्लिक किया तो अपन ने देखा था पिछली वाली किसी स्टेप पे अपन ने पोस्टल कोड के कॉलम को रिमूव किया था। अपन ने जैसे उस पर क्लिक किया तो अपने को वापस क्या मिल गया, पोस्टल कोड वापस दिखने लगा। इससे अपन क्या कर सकते हैं, पास में जितने भी अपन ने चेंजेस करे थे, अगर मालूम चलता है कि यार इसमें तो कुछ मिस्टेक हो गई थी, पास में को ये चेंज ना करके कुछ और करना था, जैसे मेरे को ये पोस्टल कोड को रिमूव ही नहीं करना था क्योंकि ये फिल वाले जो है अपन देखने के लिए काम आएगा, तो मैंने क्या किया, इस वाली पर्टिकुलर से इस कॉलम को क्या किया, हटा दिया। तो वो एक वार्निंग देता है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, मतलब अगर आपकी कोई स्टेप फर्दर कहीं पे चेंजेस करती है, मतलब इसके रिमूव होने से अगर कोई चेंजेस होते हैं तो पूरा का पूरा डेटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं इसमें। तो ये वाली स्टेप थोड़ी ना कठिन होती है, कठिन मतलब इन द सेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है अपने डेटा। और जैसे अपन ने हटाया तो क्या हुआ, अब अपन सबसे लास्ट में आ गए। अब जो अपन ने टेबल में जो कॉलम रिमूव किया था, ये मिल गया अपने को क्या, पोस्टल कोड का कॉलम मिल गया। अब ये फिल क्या करता है, ये फिल अगर कहीं पे भी उसे नल वैल्यूज दिखती है तो जस्ट नल वैल्यू के ऊपर की वैल्यू को उसे वो नल वैल्यू में फिल कर देगा। फिल में भी दो ऑप्शन मिलेंगे अपने को, एक फिल डाउन फिल अप, मतलब जहाँ भी नल वैल्यू है उसके ऊपर वाली वैल्यू को डाउन फिल करना है, या फिर उस जो नीचे वाली वैल्यू है उसे अप फिल करना है। जैसे अगर मैंने डाउन पे क्लिक किया तो क्या किया उसने, कॉलम सेलेक्ट किया अपन ने और इसे फिल डाउन किया, तो उसने क्या किया, ये जो 7312 था जो उसकी जस्ट नल वैल्यू के ऊपर था, उसने जहाँ तक के फिल कर दिया जहाँ तक उसे नल वैल्यू दिखी। और फिर उसे कहीं और नीचे नल वैल्यू मिली तो उस जस्ट ऊपर वाले सेल को उसने फिल कर दिया। हाँ ये वैल्यूज तो गलत रहेंगी, अभी फिलहाल में तो गलत है, मगर यूज केस इसका कहीं ना कहीं हो जाता है। कैसे केस में, ये ऐसे केस में हो सकता है जैसे अब एक सर्वे परफॉर्म हो रहा था, उसमें क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट का सर्वे था और घर घर जाके वो डेटा कलेक्ट कर रहे थे। अब कोई पर्सन था, अब समझो 5 गांव में गए, अब 5 गांव में जाके क्या किया उनने, डेटा कलेक्ट किया। अब एक गांव में गए तो उसमें क्या है, कुछ लोगों ने अपना एड्रेस बताया और कुछ लोगों ने एड्रेस नहीं बताया। फिर अपन नेक्स्ट गांव में गए, फिर कुछ लोगों ने एड्रेस बताया, फिर कुछ लोगों ने नहीं बताया। तो अपन ने जब एक लार्ज अमाउंट पे डेटा पे ऐसे काम करते हो, अपने को डेटा नहीं पता, तो अपने को ये पता है कि हाँ अगर इस रो पे डेटा जो है उसकी ऊपर वाली रो पे भी सेम आसपास के लोगों का डेटा है तो एड्रेस भी अपन सेम ले सकते हैं। तो अपन ने क्या किया, फिल डाउन किया, तो उसने क्या किया, जहाँ जहाँ के लोगों ने डेटा नहीं दिया था उन्हीं के आसपास के लोगों का डेटा उसने फिल कर दिया। तो उसका यूज केस समझ में आया, मगर ये क्या होता है यूज केस, बहुत रेयरली कभी ऐसी कंडीशन आई आपके सामने तब अपन इस्तेमाल करेंगे, मगर अपने को टूल पता होना चाहिए कि अपन क्या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पिवट अनपिवट का ऑप्शन आता है, वो क्या करता है, कॉलम की वैल्यूज को कन्वर्ट करके मल्टीपल कॉलम्स में कर देता है, या फिर एक मल्टीपल कॉलम्स को कन्वर्ट करके एक सिंगल कॉलम में कर देता है। ये मूव सिंपल रहेगा, कुछ नहीं करेगा, कॉलम की पोजीशन को मूव करता है वो काम अपन एक कॉलम को होल्ड करके भी कर सकते हैं, कहीं भी मूव करेंगे तो क्या होगा, रिलोकेट हो जाएगा। स्प्लिट कॉलम भी स्प्लिट करेगा। अभी एक और इंटरेस्टिंग आता है फॉर्मेट का, ये फॉर्मेट क्या करेगा, अगर किसी भी कॉलम के अंदर टेक्स्ट की वैल्यू रहेगी ना, उसे अपने को टेक्स्ट की वैल्यू चेंज करना है। जैसे क्या करना है, कैसे रिफॉर्मेट कर सकते हैं अपन, उसको अपर केस में करना है, लोअर केस में करना है, तो ये सारे ऑप्शन देता है। जैसे अगर स्टेट है उसमें अपन फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कर सकते हैं, उसको पूरी वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपर केस में। अगर कोई प्रीफिक्स लगाना है उसके सामने तो अपन वो लगा सकते हैं, सफिक्स लगा सकते हैं।
इसमें दो चीज़ें हैं, ये ट्रिम और क्लीन। बाकी सारे तो पढ़ के समझ में आ जाएंगे। ट्रिम और क्लीन क्या करेगा? ट्रिम तो मालूम है, एक्सेल में भी इस्तेमाल किया है। ट्रिम क्या करता है अपना, एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अगर कोई स्पेस स्टार्ट हुआ नाम है, किसी के नेम के स्टार्टिंग में स्पेस आ गया, तो फिर क्या करेंगे अपने एनालिसिस में, क्या प्रॉब्लम आएंगी कि दो डिफरेंट नेम लेने लगता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो अपन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देते हैं। और ये क्लीन क्या करेगा? क्लीन भी जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स रहते हैं उन्हें रिमूव कर देगा ये। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे सिंबल्स हो गए, कुछ ऐसे जो कंप्यूटर रीड नहीं कर पा रहा हो अपना, तो वो कैरेक्टर्स रिमूव कर देगा ये। तो आगे फर्दर अपने एनालिसिस में कहीं ना कहीं एरर ना आए या ये कुछ ना आए प्रॉब्लम्स, तो अपन क्या कर देते हैं, उसे क्लीन भी कर सकते हैं। अब ये एक और कॉलम, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मर्ज कॉलम। मर्ज कॉलम अभी हाईलाइट तो है नहीं। अभी अपन ने अपने नेम कॉलम को स्प्लिट किया था सबने, फर्स्ट नेम अलग हो गए थे, लास्ट नेम अलग हो गए थे। अब क्या हो, ऐसी सिचुएशन आई कि अपन को सिर्फ एक फुल नेम चाहिए था और अपने पास दो कॉलम थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब उन दोनों को एक ही कॉलम में लिखना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उन दोनों कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। उसके क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो अपन को फर्स्ट कॉलम को मर्ज करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। सेकंड पहले सिलेक्ट कर लिया तो वो लास्ट नेम पहले कर लेगा और फर्स्ट नेम बाद में। इसलिए अपन ने फर्स्ट नेम पहले सिलेक्ट किया और फिर सेकंड नेम सिलेक्ट किया, कंट्रोल होल्ड करते हुए। और फिर ये हाईलाइट हो जाती है मर्ज कॉलम की बटन। जैसे अपन मर्ज कॉलम पे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा इन दोनों को मर्ज तो कर रहा हूँ मगर बीच में सेपरेटर क्या रखूँ। अगर नन रखेंगे तो एग्जैक्टली मर्ज कर देगा, दोनों नेम के बीच में कोई सा भी स्पेस नहीं रहेगा। तो अपन सिंपली क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। और मर्ज होने के बाद कॉलम का नेम क्या रहेगा, फुल नेम कर सकते हैं अपन। इसे अपन ने ओके किया, क्या मिल गया अपने को, एक फुल नेम का कॉलम मिल गया, दोनों कॉलम को मर्ज मिल गया। ये इतने थोड़े बहुत ट्राई करके देखो, एक्सप्लोर करके। अगर डेटा बिगड़ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अपन अप्लाइड स्टेप से उसे रिमूव कर सकते हैं। करके देख लिया थोड़ा बहुत, मर्ज करके। हालांकि पावर क्वेरी बहुत सिंपल है, इसमें बस अपने को बटन से इस्तेमाल करना है, अपना काम हो जाता है। और बटन्स भी काफ़ी हद तक ऐसे हैं जिनको पढ़ के आपको मालूम चल जाएगा ये क्या काम परफॉर्म करेंगे। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या है ये एक्सट्रैक्ट का। एक्सट्रैक्ट क्या करेगा, कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करेगा उस कॉलम से। जैसे, हाँ वैसे कह सकते हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट अपन क्या कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट की लेंथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी टेक्स्ट की लेंथ क्या होती है, कितने लेटर्स हैं, वो अपन चेक कर सकते हैं लेंथ में। उसका फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, लास्ट कैरेक्टर, उसकी रेंज चाहिए, टेक्स्ट बिफोर डिलिमीटर। मतलब अपन कौन सा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने टेक्स्ट से, वो अपन कर सकते हैं। पार्स वाला ऑप्शन अपने कोई काम का नहीं है। अभी ये काम आ जाता है स्टैटिस्टिक्स और स्टैंडर्ड वाले। ये अपन ने क्या देख लिए, टेक्स्ट कॉलम देख लिए, नल वैल्यूज के देख लिए। अब जो अपने पास नंबर वाले कॉलम है, अपन उन पे क्या क्या कर सकते हैं। जैसे अपन ने कोई सा भी कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये स्टैंडर्ड वाले कॉलम से सारे हाईलाइट हो जाते हैं। ये क्या करेंगे, उसका सम निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। मगर ये अपन यूज़ करेंगे क्या एक्चुअल में। अगर जैसे प्रॉफिट का कॉलम है, उस पर मैंने सम कर दिया, तो उसने एक्चुअल में सम तो कर दिया, मगर अपना डेटा क्या करेगा,
चला गया अपना, क्योंकि उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो अपन हालांकि यूज़ तो नहीं करेंगे इनको, अपन को अगर सम चाहिए, सम ऑफ प्रॉफिट, तो अपन ने कार्ड क्रिएट किया और सम ऑफ प्रॉफिट कर लिया। तो इसमें अपन सम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में उसे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। राउंडिंग कर सकते हैं उस नंबर की, कितने डेसिमल प्लेसेस आपको चाहिए, कितने हटाने हैं। और फिर क्या कर सकते हैं, जैसे डेट कॉलम है, इसमें भी अपन चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, उस डेट का पर्टिकुलर आपको ईयर चाहिए, उस डेट का मंथ में कन्वर्ट करनी है, उसे किसी पर्टिकुलर डेट पे कन्वर्ट करनी है, तो वो सारे ऑप्शन अपन को डेट के अंदर मिल जाएंगे। जैसे अगर मेरे को सिंपली ईयर निकालना है, तो अपन ने उसमें ईयर किया, तो उसने कॉलम को क्या कर दिया, डेट कॉलम से सिर्फ ईयर एक्सट्रैक्ट कर दिया। अब चलते हैं ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम क्या करेगा, सुनते से क्या लगता है, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए जितने भी अपने टूल्स रहेंगे वो इसमें रहेंगे। इसमें सबसे पहला आता है क्या, कंडीशनल कॉलम। ये जो इफ करके अपन ने कोई कंडीशन क्रिएट करी थी एक्सेल में, इफ करके अपन इसमें भी कंडीशनल कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन कि एक मेरे को नया कॉलम चाहिए जिसमें वैल्यू कैसी रहे, कि जहाँ पे भी $500 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है मेरे को, वहाँ हाई लिखा जाए, और जहाँ पे भी 500 से कम मेरा प्रॉफिट है वहाँ पे लो आ जाए। तो मैं इससे क्या एनालिसिस कर सकता हूँ कि अच्छा, जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनमें से हाई प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था और लो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना था। इसलिए मेरे को क्या चाहिए, कॉलम चाहिए जो ये पहचान सके हाई प्रॉफिट कहाँ है, लो प्रॉफिट कहाँ है। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें पूछता है जो भी कॉलम अपन ऐड कर रहे हैं उसका नेम, उसमें अपन कर सकते हैं प्रॉफिट 1 कर सकते हैं इसमें। अब ये बेसिकली इफ कंडीशन बिल्कुल एक्सेल जैसी है, बस कैसी है, ग्राफिकली है। तो इसमें क्या होता है कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन, कंपेयर करते हैं दूसरी वैल्यू से, और फिर क्या आउटपुट में, या तो अगर ट्रू आता है तो ये पर्टिकुलर ये आउटपुट, और एल्स आता है तो, अगर ये आउटपुट नहीं आया तो फॉल्स में एक दूसरी कंडीशन। अगर अपन इफ में ले लेते हैं, इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन, और फिर नंबर में क्या ले सकते हैं अपन, 500 से कंपेयर करना है, 500, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई आ जाए। और अगर ऐसा नहीं है, उससे कम हुआ, तो एल्स कंडीशन में क्या आ जाए, लो आ जाए। अपने को मल्टीपल इफ कंडीशन देनी है, जैसे अपन नेस्टेड इफ क्रिएट करते थे, तो इसमें भी ऐड क्लॉज से जाके अपन नेस्टेड इफ क्रिएट कर सकते हैं। इसी ओके करेंगे, क्या मिल जाता है अपने को, एडिशनल नहीं, अपन अगर ऐड कॉलम के अंदर है तो ये पर्टिकुलर एक नया कॉलम ऐड करेगा और उसमें वैल्यू को फीड करेगा। प्रॉफिट वाला वैल्यू को उसने चेंज कर, ट्रांसफॉर्म के अंदर थे क्या, नहीं प्रॉफिट को कहाँ किया, एक प्रॉफिट का कॉलम अलग है, और उसने प्रॉफिट 1 क्रिएट किया जहाँ पे अपना ये आ गया। हालांकि ऐड कॉलम के अंदर देखो मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन वही के वही है ना, जो अपने को अभी ट्रांसफॉर्म के अंदर दिखे थे, एक्सट्रैक्ट करना, पार्ट्स करना, फॉर्मेट करना, हो गया ना। इसमें ऐड कॉलम के अंदर भी देखो मल्टीपल ऑप्शंस अपने को सेम नहीं दिख रहे, जो अपने ट्रांसफॉर्म के अंदर देखे फॉर्मेट, एक्सट्रैक्ट, पार्ट्स, मर्ज कॉलम, स्टैंडर्ड, और ये नंबर्स चेंज करने वाले, तो ये रिपीट क्यों हो रहे हैं यहाँ पे। एक बस ध्यान रखने वाली चीज़ है, ये जो ऑप्शन है ये ऐड कॉलम के अंदर है। इसका मतलब अगर अपन इन कॉलम को लेके अगर मर्ज करते हैं, अपन ने 2 कॉलम मर्ज किए थे अभी, तो उसने क्या किया था, दोनों कॉलम को हटा के सिर्फ एक कॉलम रख लिया, क्योंकि अपन वो ऑप्शन कहाँ चूज किया अपन ने, ट्रांसफॉर्म के अंदर। ट्रांसफॉर्म का नेचर कैसा होता है, चीज़ों को बदल देना। ऐड कॉलम क्या करेगा, वो 2 कॉलम लेगा, उन्हें मर्ज करेगा, मगर वो दोनों को बदलेगा नहीं, वो तो एज इट इज रहेंगे, एक नया कॉलम ऐड करके फुल नेम करेगा। तो जब भी आपको क्रिएट करना हो, कोई सा ऑप्शन लेना हो, तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना कि आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना है या ऐड करना है नए कॉलम। इंडेक्स कॉलम
एक इंडेक्स नंबर जनरेट करेगा हर एक रो के लिए। इंडेक्स नंबर में भी अपन ये क्या देख सकते हैं कि अब इंडेक्स नंबर 0 से जनरेट हो या 1 से, मतलब कुछ नहीं है, हर एक रो को एक नंबर दे देगा वो, 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक की रो रहेगी वहाँ तक के नंबर दे देता है। डुप्लीकेट कॉलम क्या करेगा, उसी कॉलम का एक कॉपी क्रिएट कर देता है। ये सारे अपन ने तीनों देख लिए, होम टैब, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम। इन पे जितने भी ऑप्शन आते हैं वो अपने को कहाँ मिल सकते हैं, जैसे कॉलम पे अपन राइट क्लिक करते हैं तो इस पे भी सारे वही ऑप्शन मिलेंगे अपने को कॉलम पे वर्क करने के लिए। और ये छोटा सा राइट साइड में टेबल जैसा दिख रहा है आइकॉन, उस पर क्लिक करते हैं तो पूरे डेटा पे काम करने वाले आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये सारे अपने को होम रिबन में मिल जाते हैं, ऐड करना, मर्ज, रिमूव, डुप्लीकेट। इतने समझ में आए सारे, सिंपल ही थे। अभी लास्ट चीज अपन देख लेते हैं, ये व्यू वाली। इसमें अपन फॉर्मूला बार ला सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। वो क्या बताता है, एम कोड। हालांकि अपन एम कोड तो पढ़ते नहीं है, मगर अगर किसी को एम कोड आते हैं और वो खुद से कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं चीज़ें। एम कोड एक अलग लैंग्वेज है, डेटा क्लीनिंग में ही इस्तेमाल होती है सिर्फ। फिर आ जाता है कॉलम क्वालिटी। आप लोग बोल रहे थे ना कि ऊपर ये वैलिड, एरर, एम्प्टी, ये क्या लिखा है, उसके सामने कुछ परसेंटेज लिखा है, ये क्या होती है? ये अपने को, हाँ, ये बिल्कुल बस यही काम करता है कि अगर कोई कॉलम के अंदर आपके एरर्स हैं या नल वैल्यूज हैं तो उनको अपन ऑन द स्पॉट देख सकते हैं, सिर्फ एक ये छोटे छोटे चार्ट देख के। अगर वैलिड 100% है इसका मतलब पूरे कॉलम में वैल्यूज हैं और सही हैं। एरर्स हैं मतलब कहीं ना कहीं पे इस कॉलम के अंदर एरर्स हैं। और एम्प्टी मतलब यहाँ पे एम्प्टी रोज हैं, और कितने परसेंटेज ऑफ रोज एम्प्टी है वो उसके सामने परसेंटेज दिखा देता है। दूसरा आ जाता है कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन। ये बाकी सबके में जैसे अभी नहीं दिख रहा था, तो उसमें क्या ऑन कर दो, ये कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कर दो। ये क्या बताएगा, ये एक छोटा सा हिस्टोग्राम बना देता है, मतलब हर एक जो नंबर्स हैं या फिर जो वैल्यूज हैं वो कितनी बार रिपीट हो रही हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज हैं, इससे अपन देख सकते हैं। जैसे कि अगर ये शिप मोड के अंदर अपने को 4 बार्स दिख रहे हैं, ये क्या बताएंगे कि एक्चुअल में इस कॉलम के अंदर 4 वैल्यूज हैं, और जिसमें से भी उनका कंसंट्रेशन बताते हैं कि अच्छा फर्स्ट वैल्यू इतनी है, सेकंड वैल्यू इसका, और थर्ड फोर्थ वैल्यू कितनी है। जैसे सेगमेंट में 3 वैल्यूज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। मतलब एक कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है उनका डिस्ट्रीब्यूशन बताता है। अब उसके नीचे वाली चीज देखते हैं ये क्या होता है, ये डिस्टिंक्ट और यूनिक। आज की क्लास में कुछ ज़्यादा तो नहीं हो गया, वैसे तो सिंपल ही है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, डिस्टिंक्ट और यूनिक है क्यों यहाँ पे और उनका इस्तेमाल क्या है। ये लिखा है इसमें, कुछ वैल्यू कुछ नंबर डिस्टिंक्ट लिखे हैं, कुछ नंबर यूनिक लिखे हैं। तो ये डिस्टिंक्ट होता क्या है, अगर किसी कॉलम में नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज हैं, हाँ अलग अलग वैल्यूज, जैसे अगर ये सेगमेंट वाला कॉलम था, उसमें थी ना 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, मगर उसमें 0 यूनिक वैल्यूज हैं। तो ये डिस्टिंक्ट तो अपने को समझ में आ गया, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज अगर किसी कॉलम में है मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, तो वो डिस्टिंक्ट है। मतलब इस कॉलम के अंदर सिर्फ 3 वैल्यूज हैं जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हैं। उसमें देखो क्या है, ये कंज्यूमर बार बार रिपीट हो रहा है, ये जो होम ऑफिस है वो भी बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब सारी जितनी भी वैल्यू है बार बार रिपीट हो रही हैं। और यूनिक वैल्यू कौन सी रहेगी, वो जो सिर्फ एक ही बार आई हो उस कॉलम में। अगर वो वैल्यू, कोई सी भी वैल्यू एक से भी ज़्यादा बार रिपीट हो गई तो फिर वो यूनिक वैल्यू नहीं रहेगी। तो नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज यूनिक वैल्यू शो करता है। मगर इसका भी एक यूज़ केस है, तो वो यूज़ केस क्या हो सकता है, कोई बता सकता है?
कि डिस्टिंक्ट भी दे दी, यूनिक भी दे दी, मगर इनको देख के अपन करेंगे क्या, खुश थोड़ी होंगे कि हाँ चलो दे दी इनने। इसका कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, कुछ ना कुछ तो अपन एनालाइज कर सकते हैं इससे टेबल पे। ये आपने देखा होगा जैसे ऑर्डर आईडी एक ही हाँ होती है, ऑर्डर बहुत सारे होते हैं, हाँ तो उस आईडी से कितने ऑर्डर को निकालने का होता है हाँ, बेसिक। हो सकता है, बिल्कुल सही जा रहा। हाँ जैसे ऑर्डर आईडी होगा, हम्म, सिमिलर वो है, इसमें कोई भी यूनिक नहीं होगा, हाँ एक्सपेक्टेड हाँ, एक्सपेक्ट है कि यूनिक ना हो। नहीं आगे होगा, और वहाँ पर कुछ मिला तो हमारे लिए बेटर होगा कि जाना है, क्या कर सकते हो। वो चीज़ हो सकती है, जैसे अगर एक्सपेक्टेड, जैसे सही बोला, अगर अपन का पास एक कॉलम है जिसमें क्या है आईडीज लिखी हैं, अपने को एक्सपेक्टेड क्या है कि इसमें अगर 17 आईडी हैं तो उनमें 17 यूनिक आईडी होनी चाहिए। अगर एक आईडी भी बार बार रिपीट हो गई तो क्या हो जाएगी, वो गलत चीज़ बताएगी। इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो भी एग्जैक्टली सेम नंबर होना चाहिए, और जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो भी एग्जैक्टली सेम नंबर होना चाहिए। अब जैसे डिस्टिंक्ट 20 है और 19 यूनिक है, ये क्या बताएगा कि एक ना एक वैल्यू है जो बार बार रिपीट हुई है डेटा में। तो इससे अपने को ये मालूम चलता है, जैसे अपने ये जो रो आईडी है इसमें अपन देख सकते हैं 1000 डिस्टिंक्ट और 1000 यूनिक, इसका मतलब सारी ही वैल्यू यूनिक है और एक भी रिपीट नहीं हुई। अभी लास्ट आ जाता है कॉलम प्रोफाइल। ये क्या है, ये पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल कॉलम की समरी बताता है कि पर्टिकुलर सिंगल कॉलम में मिनिमम मैक्सिमम, उसका काउंट, उसकी यूनिक वैल्यूज, उसका कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मल्टीपल जितनी भी स्टेटिस्टिक्स हो सकता है वो सब बताता है। जैसे अपन ने किसी प्रॉफिट कॉलम को देखना है, कि मेरे को देखना है कि यार एक क्विक एनालिसिस करना है प्रॉफिट है कैसा, उसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, ये सब देखना है, तो अपन क्या करते हैं प्रॉफिट कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन करते हैं। तो अब ये क्या बताएगा, एक क्विक एनालिसिस बता देता है कि काउंट कितने हैं, 1000 रोज हैं, उसमें से एरर है, एम्प्टी है, नहीं है, डिस्टिंक्ट वैल्यूज इतनी है, यूनिक कितनी है, नन मतलब नल वैल्यूज जीरो हैं, जीरो कितनी बार आए हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम कितनी है, उसका एवरेज, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब जितना भी एक क्विक एनालिसिस में अपने को ज़रूरत पड़ सकती है वो है। और साइड में क्या है, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ रहता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कितनी बार रिपीट हुई है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर मैं देखूं कैटेगरी, तो ये जो बार ऊपर दिख रहे थे अपने को छोटे से आइकन में, ये भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो टेक्नोलॉजी है ये कितनी बार रिपीट, मतलब कितनी बार है इसमें 420 टाइम रिपीट हुई है। फर्नीचर कितनी टाइम रिपीट हुए हैं 344, और ऑफिस सप्लाईज कितनी 236 टाइम। ये था पूरा कंप्लीट पावर क्वेरी एडिटर, जितना भी अपन इसमें कर सकते हैं वो सारी चीज़ बता दी। इसमें लास्ट चीज़ ये है कि अभी क्या बता रहा था, ये सिर्फ 1000 रो एज ए सैंपल बता रहा था। अपने डेटा में क्या 1000 रो है, उससे ज़्यादा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं, और ये क्या बता रहा है, कॉलम प्रोफाइल बेस्ड ऑन 1000 रो और कॉलम प्रोफाइल बेस्ड ऑन एंटायर डेटा सेट। इसे अपन उस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या बताएगा, पूरे डेटा सेट को एनालाइज करेगा, मगर ये क्या कर देगा, उसे स्लो कर देता है, स्लो कर देगा। अब देखो जैसे सिर्फ नॉर्मल ग्राफ लोड होने में कितना टाइम ले रहा है, ये क्या लोडिंग अपनी स्लो हो गई, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू को, हेलो,
ठीक है, ये पूरा समझ में आया। अब जितने भी अपन ने अभी, तो हालांकि बहुत सारे उल्टे सीधे चेंज कर दिए, अब अपन ने इसमें जितनी भी अपनी क्लीनिंग थी अपन ने परफॉर्म करी। अब फिर क्या करते हैं, अपन डेटा को लोड करते हैं। अभी फिलहाल के लिए अपन क्या कर देते हैं, सारी जो स्टेप्स थी वो रिमूव कर देते हैं। और डेटा को लोड कर लेते हैं। लोड करने के लिए क्या करेंगे, अपन जितने भी चेंजेस करें वो सारे सेव हो जाए। अपन लोड करके कहाँ चले जाएँ, पावर क्वेरी में। तो अपन ने उस आइकन पे क्लिक किया, क्लोज एंड अप्लाई वाला चूज कर। हाँ क्लोज एंड अप्लाई। जब डेटा सेट थोड़ा लार्ज होता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये लोड होने के लिए। अब जैसे अपना डेटा लोड हो गया, तो इसमें क्या है, ऑर्डर्स में अपन देख सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, अब विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अपना डेटा क्या हो गया, क्लीन हो गया। अभी तक के अपन ने देख लिए थे क्या, अभी तक अपन ने चार्ट्स तो बनाए, मगर कैसे रैंडमली कोई सा भी चार्ट क्रिएट कर लिया। कि अपन बार चार्ट बनाना है तो बार चार्ट बना लिया, पाई चार्ट बनाना है तो पाई चार्ट बना लिया। मगर अपन अब क्या देखेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर चार्ट अपन को कब यूज़ करना चाहिए। और मतलब अपने पास इतने सारे कलेक्शन ऑफ चार्ट्स हैं, इनमें से अपन ने अभी क्या सिर्फ एक हैंडफुल ऑफ चार्ट्स यूज़ करें अभी तक के, बार चार्ट और पाई चार्ट। तो इनमें बाकी चार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपन वो देखेंगे। एक और चीज़ रह गई, अब जैसे पावर क्वेरी एडिटर अपन ने क्लोज कर दिया, अब अपन को याद आया कि यार ये क्लीनिंग तो बच गई, ये करनी थी चेंजेस। अब पावर क्वेरी एडिटर पे वापस कैसे जाएंगे अपन, क्योंकि अब वो ट्रांसफॉर्म वाली बटन तो अपने को कहीं दिख नहीं रही। उसके लिए अपन होम रिबन पे जाके क्या कि ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते हैं। तो अपन कहाँ आ गए, वापस पावर क्वेरी एडिटर में। इसका एक छोटा सा हिस्सा एक और है, जैसे एक्सेल में अपन टेबल को फिल्टर नहीं कर सकते थे, उस पर ड्रॉप डाउन पे, इस पर भी बिल्कुल सेम ड्रॉप डाउन है, उससे अपन क्या कर सकते हैं, चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे अपने पास 3 सेगमेंट हैं, और अपन ने ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और कोई सा एक पर्टिकुलर सेगमेंट चाहिए अपन को, सिर्फ कंज्यूमर का, और अपन ने ओके किया, तो क्या हो गया, पूरा डेटा फिल्टर होकर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का हो गया। इससे अपन डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं और फिर लोड कर सकते हैं। कंज्यूमर का ही डेटा लेना है तो लोड कर सकते हैं। हाँ, तो फिर अपन क्या करेंगे, यहीं से डेटा को फिल्टर करेंगे और फिर अपन अपनी रिपोर्ट बिल्ड करेंगे। मगर एडवांटेज कहाँ आएगा, अच्छा स्लाइसर पढ़े थे अपन ने, स्लाइसर क्या करते हैं, एक तरह का विजुअल फिल्टर है, जिसपे अपन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो डेटा को फिल्टर कर देता है और फिर रिजल्ट देता है। पावर बीआई में एक डिफरेंट चीज़ रहती है, डिफरेंट तो नहीं रहती, तो वही है, मगर इसमें एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिर फिल्टर और स्लाइसर में अंतर क्या हुआ। बटन बना के दे देता है अलग से। हाँ, वो है, वो विजुअलाइज रहता है, या कोई पर्टिकुलर छोटे सेगमेंट पर काम करता कैसे फिल्टर, है। स्लाइसर स्लाइसर। छोटे सेगमेंट पर पर्टिकुलर ग्रुप है, पर्टिकुलर एक उस पर ऐसे काम करता है। मगर अपन मल्टीपल स्लाइसर भी क्रिएट कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप में होगा तो अलग अलग स्पेस ले रहेगा। हाँ, ये मतलब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है। अब इसमें एक मेजर डिफरेंस क्या होता है, वो ये रहता है कि इतना तो क्लियर है सबको कि ये जो स्लाइसर है विजुअल फिल्टर्स होते हैं, जिसमें अपन एक क्लिक करते हैं अपना डेटा फिल्टर हो जाता है। और ये वाले फिल्टर कहाँ मिलते हैं अपने को, जैसे पावर क्वेरी का जो फिल्टर है, ये अपने स्लाइसर से फिल्टर के डिफरेंट कैसे है। टेबल भी मिलेगा। हाँ, ये पावर क्वेरी के अंदर फिल्टर मिलता है, मगर
अगर इसको एक एग्जाम्पल की तरह अपन समझें तो ऐसे देख सकते हैं कि अपन सब स्कूल जाते थे। अब स्कूल में कैसे 7 पीरियड रहते हैं और सातों की बुक लाना ज़रूरी रहता है। अभी चलते जाओ एग्जाम्पल में चीज़ें समझ आ जाएंगी, फिल्टर और स्लाइसर का अंतर क्या होता है। अब स्कूल में बोल देते हैं कि सातों की सातों बुक ले आओ आप, तो अपन क्या गए, अपने बैग में पूरी सातों बुक रखी और इतना भारी बैग लेके कहाँ आ गए अपन, स्कूल। अब स्कूल पहुंच गए अपन सारी की सारी किताब लेके, और फिर पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो पीरियड में क्या बोलते हैं, चलो मैथ्स का पीरियड है, सिर्फ मैथ्स की बुक निकालो। तो आपने क्या किया, बैग खोला अपना और मैथ्स की बुक निकाल ली। तो ये जो मैथ्स की बुक निकाली ये हो जाता है एज अ स्लाइसर, कि आपके पास जो डेटा है उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने मैथ्स की बुक निकाली। और फिल्टर यहाँ पे डिफरेंस कैसे हो जाता है, अब स्कूल में आपसे बोला नहीं अपने अगले दिन सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ्स का और साइंस का, तो आप घर से सिर्फ मैथ्स और साइंस की बुक लेके आए, तो आपका लोड कम हुआ ना, बैग में कितना कम लोड हुआ, सिर्फ 2 बुक लेके अपन स्कूल आ गए। सेम काम ये जो पावर क्वेरी में फिल्टर करते हैं, ये क्या करेंगे, डेटा को पहले ही फिल्टर कर देंगे, और जब अपन रिपोर्ट क्रिएट करेंगे तो वो रिपोर्ट उस कम डेटा पे बनाते हैं, तो उससे अपनी रिपोर्ट फास्ट होती है, उस पर एनालिसिस परफॉर्म अपन फास्ट कर सकते हैं। और स्लाइसर क्या करेंगे, ऑन विजुअल रहेगा, अपने पास डेटा तो सामने ही रहेगा, बस अपने को दिख कौन सा डेटा रहा होगा पर्टिकुलर उस समय जो अपन ने स्लाइस किया होगा। और फिल्टर अप्लाई कर दिया तो वो डेटा एक्चुअल में प्रेजेंट है ही नहीं वहाँ पे, वो अपन ने फिल्टर करके लाए ही नहीं अपनी रिपोर्ट तक के। तो ये डिफरेंस होते हैं मेजर। तो फिल्टर अगर अपने को जैसे ज़रूरत है कि यार अपने को सिर्फ मल्टीपल कंट्रीज़ का डेटा है, सिर्फ इंडिया का ही एनालाइज करना है, तो अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा डेटा लोड ना करके स्टार्टिंग से ही सिर्फ इंडिया का ही फिल्टर कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अपनी रिपोर्ट फास्ट क्रिएट होंगी, उसमें एनालिसिस अच्छे से परफॉर्म होगा। जैसे टॉप 3 कंपनीज का ही करता है। हाँ, तो आपने सिर्फ और सिर्फ टॉप 3 कंपनीज को ही फिल्टर कर दिया डेटा। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी पे एनालिसिस करना है तो अपन क्या फिल्टर वहीं पे कर दो, तो उससे क्या अपनी रिपोर्ट फास्ट होंगी और एनालिसिस में फास्ट परफॉर्मेंस होगा। और यही काम अपन स्लाइसर से कर सकते थे, मगर क्या होता है जब अपन पूरा का पूरा डेटा ही लोड कर लिया और फिर इंडिया का स्लाइसर अप्लाई किया तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, डेटा तो पहले से है तो रिपोर्ट अपनी बहुत स्लो हो जाती है। अभी अपन ने कौन कौन से डेटा पे काम किया है, जिनकी सिर्फ अपन अभी तो छोटे डेटा पे काम किया, एक्सेल पे तो बस कुछ रोज थी, 18 रोज 20 रोज। अभी ये वाले डेटा में कितनी है, 51,000 करके कुछ हैं। और एक्चुअल में एज अ डेटा एनालिस्ट ये 51,000 रोज बहुत छोटा डेटा होता है। ये अपनी फाइल कितने की है, सिर्फ 8 MB की फाइल है। 8 MB में जब 51,000 रोज आ गई तब क्या होगा, जब डेटा आपका पेटाबाइट्स में होगा, मतलब MB से सीधा GB तो छोड़ो, TB भी छोड़ो, सीधा पेटाबाइट पे आ रहे हैं अपन, तो फिर कितनी रोज का डेटा होगा वो। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या अपन फिल्टर कर रहे हैं और क्या अपन लोड कर रहे हैं, तब थोड़ा सोचने वाली बात आती है। समझ में आया कि अपन को फिल्टर कब इस्तेमाल करना है। वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक करेंगे ना कि इसका ही चाहिए, हाँ, तो जैसे अपने को स्टार्टिंग से ही पता है कि अपन सिर्फ स्पेसिफिक इतने डेटा पे काम करने वाले हैं, तो अपन उसे पहले ही फिल्टर कर देंगे। तो इतना क्लियर हो गया सबको। अपन नेक्स्ट वाली क्लास में क्या देख लेंगे अब, कि और अपन चार्ट्स बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और कौन कौन से यूज केस रहेंगे जब अपन वो पर्टिकुलर चार्ट क्रिएट करेंगे। जैसे पाई चार्ट अपन क्या कब क्रिएट करेंगे, कब क्रिएट करते हैं हालांकि पाई चार्ट, जो पोस्टिंग में डेटा देखना हो। हाँ, जब अपने को कोई चीज़ का प्रोपोर्शन ही देखना हो कि अच्छा 100% से इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट की कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स रही, इसका कितना कंट्रीब्यूशन था, तो यही सारी चीज़ें देखेंगे जब अपन कब कंपेयर करते हैं चीज़ों को, कब किस चीज़ का प्रोपोर्शन देखना है, कब किसी चीज़ का ट्रेंड देखना है। ट्रेंड क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट देखा होगा, तो ये एक ट्रेंड होता है टाइम वाइज, क्या चीज़ें चेंज आ रही है, क्या मूव हो रहा है, तो वो ट्रेंड होता है। तो ऐसे मल्टीपल जब क्वेश्चन बनेंगे और कैसा विजुअलाइज करना है तो उस बेस पे अपन कौन सा चार्ट सिलेक्ट करें। अब ट्रेंड तो अपन किसी से भी शो कर सकते हैं, बार चार्ट से भी कर सकते हैं, मगर उस समय क्या इस्तेमाल करेंगे अपन पर्टिकुलर,
जो बहुत इफेक्टिव रहे वो डेटा को शो करने के लिए, तो अपन वो वाले चार्ट इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें समझ में आई आज की पूरी?